और एक बात आपने कल अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी दिलचस्प बात कही थी जब यहाँ इफ्तिताह करते हुए, कि जैसे होली पे, ये गालिब से थोड़ा सा भटक रहे हैं हम, कि जो नज्म उर्दू में है शायद ही किसी और जबान में हो, ऐसा ही जैसे गालिब की ये जो मसनवी है बनारस शायद ही किसी और नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने शायद नहीं इस्तेमाल किया, शायद नहीं किया था मैंने ये कहा था कि उर्दू में होली पे जो नज़में हैं नज़ीर की, ऐसी नज़म हिंदुस्तान की किसी ज़बान में नहीं मिलेगी। मैं तो बहुत सारे त्यौहार जिनके बारे में मैं जानता नहीं था वो मैंने उर्दू पोइट्री से सीखे हैं। मतलब एक त्यौहार है जिसमें जैनी त्यौहार बड़ा खूबसूरत, कि उस दिन अच्छा मावनी, जिसमें आप किसी से भी आपको लगे कि मैंने गलत बात की तो जाके क्षमा मांग लीजिए, वो आपका मांगना कर्तव्य है और उसका माफ करना कर्तव्य है। कितनी खूबसूरत त्योहार। इस त्योहार पे एक पोएम है उर्दू में, उस पोएम के जरिए मुझे इस त्योहार का पता चला। जन्माष्टमी, होली, दिवाली तो खैर हम सब जानते ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, मुझे क्षमावनी के बारे में नहीं पता था। तो ये आप एक काम करिए, मैं ज़रा आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर राजकमल जो पब्लिकेशन है बराबर में उसने यहाँ शायद आपको मिल भी जाए, हिंदुस्तान हमारा 2 वॉल्यूम है जिसमें उर्दू पोइट्री है, हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, हिंदुस्तान के जो डेटीज़ हैं, हिंदुस्तान में जो रेवोल्यूशन आया अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, हर पीरियड में हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े हीरोज़ पैदा हुए हैं इस देश में, उनके बारे में सारी त्यौहार, मौसम, शहर, सब पे आपको जानिसार अख्तर साहब ने, जी वो मेरे फादर ने एडिट की थी। तो वो ये एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट्री है उर्दू में इन टॉपिक्स पे। आप जाके सिर्फ उसका जब वो देखेंगे इंडेक्स तो ही आप हैरान हो जाएंगे। झांसी की रानी पे एक पोएम है उर्दू में, मैं आज तक ये उम्र हो गई मेरी, वो नज्म में बिना रोए पढ़ ही नहीं पाता हूँ। तो ऐसा काम है मगर वो लोगों तक नहीं पहुँचा हुआ है, इसीलिए उनका कुछ इमेज जो है उर्दू का कि बड़ी खूबसूरत, बड़ी शायराना ज़बान है और उसमें बड़ी मोहब्बत की बातें, सिर्फ मोहब्बत की बातें नहीं होती, उसमें हर बात होती है। जावेद साहब, मैं ख़ासतौर पे ऑडियंस के लिए यहाँ थोड़ा सा एक जिक्र कर दूँ कि अभी हाल ही में दायर गैर फ़ारसी में उसका तर्जुमा हुआ है, अंग्रेज़ी में बहुत नौजवान साथी हैं, पढ़ाते हैं, माज बिन बिलाल, इत्तेफाक से इस वक्त यहाँ नहीं है, और उन्होंने टेम्पल लैम्प नाम से उसका तर्जुमा किया है, अंग्रेज़ी में किताब मौजूद है। इसी तरह से गालिब के अशार का, गालिब की बहुत सारी चीज़ों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो रहा है और अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। जनाब संजीव सर्राफ साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी किताब हमने पिछला जो रेख्ता का एडिशन हुआ था, गालिब सरीर खामा नवाए है, वो वाला पूरा आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, वो पूरा एक अच्छी सेहतमंद किस्म की किताब है जिसमें गालिब के बहुत सारे अशार हैं। और आज एक किताब का इफ्तिताह होने वाला है 3:30 बजे। डॉक्टर नजीब जंग साहब ने गालिब का जो पूरा दीवान है उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है, तो उस पर आज यही रेख्ता में एक सेशन है, उसमें तशरीफ़ लाइएगा। मैं एक बात आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था कि 1969 में गालिब की बरसी हुई और गांधी जी की जयंती भी हुई। एक अंसार हरवानी साहब आपके मामू, जी हाँ, आपके मामू हों, और वो बैठे हैं कोने में जो आखिरी और कुछ शूट कर रहे हैं उनके वालिद नासिर हरवानी वहाँ बैठे हुए हैं, अंसार हरवानी साहब के बेटे, वो चेयरमैन थे सेंटेनरी सेलिब्रेशन। उसके हवाले से एक दो कुछ किस्से हैं, आपको याद हैं? नहीं, मुझे उसमें किस्से क्या है, उसमें भाई वो तो बड़े कमिटेड फ्रीडम फाइटर थे। एक 14 बरस की उम्र में गांधी जी के पास चले गए थे, सारी ज़िंदगी उसमें रहे, फ्रीडम मूवमेंट में बरसों जेल काटे अलग अलग, और 14 अगस्त को वहाँ से छूटे थे कलकत्ता जेल से। तो वो कांग्रेस के एमपी भी रहे काफ़ी दिनों तक। मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता उठ के सामने से लोग जा रहे हैं, तो नहीं कोई बात नहीं, तो अब जल्दी से ऐसे खत्म कर दीजिए आप। गालिब, हाँ, गालिब तो वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात शायर ने लिखी है कि गांधी हो के गालिब हो, इंसाफ की नज़रों में हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं। तो है क्या कि हम गांधी की तो बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन गांधी की जो वैल्यूज हैं उनको हम भूल जाते हैं। हम गालिब की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन गालिब की जो ज़बान थी उसे भूल जाते हैं।
तो हमें गांधी की वैल्यूज़ और गालिब की ज़बान दोनों को याद रखना चाहिए। उसमें आपके छोटे भाई हैं, मैं उनसे बात कर रहा था फोन पे, ऐसी बात उन्होंने एक किस्सा याद दिलाया अंसार हरमानी साहब का, कि उस जमाने में मशहूर था कि दिन में अंसार हरमानी गांधी जयंती करते हैं और रात में गालिब की बरसी और उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें उस वक्त तरतीब दी गई थी। हालांकि लोगों ने मजाक उड़ाया, साहिर ने की नज़्म की तरफ आपने इशारा किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि ऐवान गालिब वगैरह, मेरे ख्याल से इन सब की शुरुआत कुछ 1969 में हो गई थी। इसलिए मैं याद दिलाना चाह रहा था गालिब की बरसी के हवाले से। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सही बात है कि वो दोनों, एक की बरसी एक की जयंती थी, लेकिन हमें दोनों को याद रखना है, दोनों को इज्जत देनी है। और दोनों ने जो हमें बताया, एक ने हमें एक ज़बान दी, एक ने हमें एक संस्कार दिया, उन्हें भी तो याद रखना ज़रूरी है ना। अच्छा, ऐसा है सबके आपके जो कुछ पसंदीदा कुछ अशार जो रह गए हों और उनका जिक्र ज़रूर करना चाहें गालिब के, थोड़ा सा, इसलिए कि जब आप अशार के बारे में बात करते हैं और समझाते हैं, एक ज़माने में आप चैनल भी कुछ ऐसी चलती थी आपकी जिसमें आप एक, अब आपने देखना छोड़ दिया, वो अब भी चल रही है। अच्छा तो वो जी गालिब के कुछ अशार एक तशरीह लोग फरमाइश कर रहे हैं पीछे से। अब यूँ तो गालिब के अशार रेफरेंस से याद आते हैं, लेकिन मैंने कुछ शेर जो मुझे बहुत पसंद है वो मैंने लिख लिए थे, मैं देखता हूँ। जी 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 जी, ये तो बहुत अच्छा है अगर आपका इंतखाब है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रंज से खुगर हुआ, खुगर यानी आदत पड़ गई, रंज से दुख से अगर की आदत ही पड़ गई, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, कि अल्टीमेटली जो प्लेजर है एक ड्रॉप का वो ये है कि वो दरिया में जाके खो जाए। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अब पसंदीदा शेर आपको क्या क्या सुनाऊं, है ही लंबी फेहरिस्त है। सुना दे। हाँ, इस तरह का शेर है। जी जी जी। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है, कि असल जो ईमान है, जो फेथ है, कि वो वफादारी है, तो उसे कांस्टेंट रखो, उसे चेंज मत करो। मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण जो मंदिर में मरता वो इतना रिस्पेक्टेबल है कि यू कैन बैरी हिम इन द काबा, कि उसे अपनी जो बिलीफ है उससे वो फेथफुल है, उससे वो पूरी तरह से कमिटेड है। क्या है, हा न कुछ सुबह हो जुन्नार के फंदे में गिराई, न कुछ सुबह हो जुन्नार के फंदे में गिराई, वफादारी में शेख ब्राह्मण की आजमाइश है। ये तो समझा, ना तस्बीह में और ना जनेऊ के घेरे में कोई बात है। ब्राह्मण और शेख की आजमाइश तो वफादारी में है, कि वफादार कितने हो, ये सबसे नहीं चलेगा। क्या अब शेर ही शेर है, कहाँ तक सुनाएं आपको। आप वो एक किताब ले लीजिए, अभी तो हिंदी में भी मिलती है, ऐसा नहीं है। देवनागरी, आप कोई किताब सजेस्ट करेंगे ऑडियंस के लिए? गालिब से ये अभी हिंदी में भी अवेलेबल है ना, ले लीजिए, उसमें क्या। और आपको ऐसी भी किताबें मिलेंगी जिनमें जो शेर है, जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा था वो टूटी फूटी, कि उसके माने मैं क्लियर कर दूं, इसलिए कि लैंग्वेज इज अनफेमिलियर, तो उसमें आपको ऐसी भी किताबें मिलेंगी जिसमें उसके माने भी ठीक से बताए गए। अजीब अजीब शेर है। देखिए आप, उनका एक शेर है कि परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, कि जब सूरज की किरण पड़ती है ओस की बूंद पे तो वो उड़ जाती है, वो प्रोग्राम्ड है टू एवोपरेट जैसे ही सूरज की किरण उस पर पड़े। परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक,
कि जैसे ही मुझे अप्रिसिएशन मिला मैं भी खत्म हो जाऊं, जैसे कि सूरज की बूंद सूरज की किरण पड़ते ही खत्म हो जाती। वाह क्या बात है। क्या 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 अजीब अजीब शेर है उसके। हाँ वो नहीं वफा परस्त जाइए बेवफा सही, हाँ वो नहीं वफा परस्त जाइए बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज, कि अगर आपको बहुत प्यार है अपने जानो दिल से, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। इसको लोग दीनो दिल अजीज भी कहते हैं बहुत बार। नहीं मैं दीनो दिल ही पढ़ूंगा। जितने लोग भी दीनो दिल छोड़ के उस गली में जाए मैं खुश हूँ। अच्छा हम जी आखिरी ये कुछ लम्हे हैं तो गालिब को आने वाले दिनों में हम कैसे याद कर सकते हैं, इसलिए कि नौजवान नस्ल के लोग एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया है, ज़माना बदल रहा है, अब वो किताबें वगैरह तो पढ़ते हैं लोग लेकिन फिर भाई देखिए क्या है, आर्ट जो है, लिटरेचर जो है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे पोइट्री हो या फिक्शन हो, ये एनेसिन की गोलियां नहीं हैं, एस्प्रिन की गोलियां नहीं कि आपने गोली खाई सर दर्द दूर हो गया। आर्ट जो है विटामिन की गोली है। आप जब कॉन्स्टेंटली आर्ट को कंज्यूम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका एस्थेटिक सेंस जो है, सेंस ऑफ ब्यूटी, वो आप में डेवलप होता है। आपको समझ में आता है क्या खूबसूरत है और क्या खूबसूरत नहीं है। धीरे धीरे जो बुरा है वो खूबसूरत नहीं है, जो अच्छा है वो खूबसूरत होता है। तो आपको एस्थेटिकली अच्छे और बुरे की तमीज होने लगती है। कोई आदमी जो डीप इनटू पोइट्री हो और पोइट्री को अप्रिशिएट करता हो, वो बहुत नफरत अपने दिल में नहीं रख पाएगा। शायरी नफरत करने नहीं देगी आपको। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग थोड़ा क्या हो रहा है, हमारी जो प्रोग्रेस है एज इंडिविजुअल वो लॉपसाइडेड हो रही है। हमारे हाथ तो आसमान को छू रहे हैं मगर पैर ज़मीन से अलग हो गए थोड़े से। ये जो हमारी सदियों की तहजीब है, ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो हमारा फोक आर्ट हो, चाहे हमारी पोइट्री हो, चाहे हमारे डांसेस हो, चाहे हमारी क्लासिकल म्यूज़िक हो। दुनिया में एक मुल्क है हिंदुस्तान जिसमें 2 क्लासिकल ट्रेडिशंस हैं, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत। दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं है। जो वेरिएशन आपका म्यूज़िक का महाराष्ट्र से जाके मणिपुर तक मिलेगा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी मिलेगी, ये वेरिएशन किसी एक मुल्क में नहीं। आर्ट देखिए, लिटरेचर देखिए, फोक सॉन्ग देखिए। आजकल शादियों में फिल्मी गाने गाए जाते हैं, मुझे तकलीफ होती है। हाल ये हमारे लिए अच्छा, हमारी रोजी रोटी चलेगी, लेकिन अरे जिस मुल्क में इतने फोक सॉन्ग होगा तुम फिल्मी गाने गा रहे हो यार शादी में, क्या है। तो हम लोग इन चीज़ों से कट गए। हमारी भरपूर शख्सियत होने के लिए, होलसम इंसान होने के लिए, जहाँ टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, जहाँ क्राफ्ट ज़रूरी है, जहाँ ट्रेड ज़रूरी है, जहाँ कॉरपोरेट वर्ल्ड ज़रूरी है, वहीं ये तमाम चीज़ें भी ज़रूरी हैं। उन्हें मिल के हम एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनेंगे। हो ये रहा है कि हम इसको थोड़ा इग्नोर कर गए। मुझे खुशी है कि ये गलती मेरी जनरेशन से हुई थी, लेकिन जो आपकी जनरेशन है, आज के जो यंगस्टर है, उनमें तलाश है कि कुछ सामान कहीं खो गया है, वो कहाँ है, आप उसे ढूंढ रहे हैं। तो अब हम आप ही के भरोसे हैं। और गालिब क्या कर सकते हैं इसमें? गालिब तो एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके हेरिटेज का, उसमें कोई शक ही नहीं है। और बहुत से लोग हैं, उनमें से गालिब भी है, इम्पोर्टेंट आदमी है। और जो हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, थॉट, एस्थेटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा गालिब भी है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और आप यू विल फील प्राउड कि इतना बड़ा पोएट जो है हमारे यहाँ पैदा हुआ है। जैसे हम प्राउड फील करते हैं कि 3500 साल पहले हमारे यहाँ, 4000 साल पहले कालिदास हुए, हमारे यहाँ मिर्च कट्टिकम जैसे प्लेस लिख के गए, हमारे यहाँ अरे अजीब अजीब बातें हुई हैं, लोगों को पता ही नहीं है। दुनिया में पहला मुल्क है हिंदुस्तान जहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड एथीस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था 3500 साल पहले। चारवाक, और उसके एक लीडर थे बृहस्पति। 3500 साल पहले वो लोग पैदा हुए थे और उन्होंने मूवमेंट चलाया जो कहते थे कि मौत के बाद कुछ नहीं है, सब बकवास, जिस दिन तो मर गए उस दिन ख़त्म हो गए,
ये सब के कोई तुम्हें बैठा देख रहा और तुम्हें सजा मिलेगी और ये कुछ नहीं होने वाला। वो गलत कहते थे सही कहते थे अलग बहस है, मगर ये कहते तो थे। कुछ लोग मानते होंगे कुछ लोग नहीं मानते होंगे, ज़्यादातर लोग शायद नहीं मानेंगे बात, उन्हें सूट नहीं करता कि मर गए तो मरी गए। तो लेकिन ये थॉट थी। और कमाल क्या है कि इस समाज ने बृहस्पति को, उस समाज ने जिसने चारवाक जैसे मूवमेंट चलाए थे, गोली नहीं मार दी थी कारबुर्गी की तरह, पंसारे की तरह। जी एक छोटी सी बात रह गई थी, ये मेरे ख्याल से कुछ लोग जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि गालिब, हमने सिर्फ शायरी की बात की है, आपको पता है कि गालिब ने बहुत सारे खतूत लिखे हैं और कुछ स्कॉलर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि गालिब के जो खतूत हैं उनका प्रोज में तकरीबन उतना ही मकाम है जितना कि उनका शायरी में उनके अशार की वजह से। उनके खतूत के बारे में कुछ आप देखिए, वो क्या है कि दुनिया में 99% लोग ये बिलीव करते हैं कि जो नहीं हुआ है वो नहीं होना चाहिए। नथिंग शुड हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। अरे भाई, पहली बार नहीं होगा तो होगा कैसे? मगर पहली बार कुछ करने को लोग तैयार नहीं होते, फिर हो जाए तो करने लगते हैं। वैसे ही गालिब के उस ज़माने में एक बड़ा फॉर्मल तरीक़ा था लेटर लिखने का, और उसकी लैंग्वेज भी अलग होती थी, जो आप बात नहीं करते वो लेटर्स में होती थी। गालिब ने उसे तोड़ दिया। गालिब ने ख़त ऐसे लिखा जैसे सामने बैठ के बात कर रहा है, ऐसे बेतकल्लुफ़ था ख़त। तो वो स्टाइल ही नया था, किसी ने इस तरह के ख़त ही नहीं पढ़े थे इस अंदाज से कि जैसे बात हो रही है, लिख तो रहा ही नहीं वो। तो वो हंगामा कर दिया उन खतों ने, इसलिए कि वो पहली बार इस तरह के ख़त लिखे गए। पहली बार बहुत कम लोग होते हैं जो कोई नया काम करने की हिम्मत रखते हैं। वो गालिब ने किया और फिर उसका ज़बान पे भी असर पड़ा, मरासले पे भी असर पड़ा, जो लेटर राइटिंग है उस पर भी असर पड़ा, और आज वो लिटरेचर की तरह पढ़े जाते हैं वो खत। जी, तो गालिब के खतूत को ज़रूर याद रखिएगा, लेटर्स, इसलिए कि वो बहुत पढ़ने वाली बात है और बहुत दिलचस्प उसमें उनके ख़त हैं, और जो अंदाज़ है उनका वो लिखने का वो बहुत दिलचस्प है। मेरे ख्याल से हमारा वक्त हुआ जाता है जावेद साहब, बहुत नहीं, हमारा तो वक्त नहीं होता हो जाता है, ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। हमारा वक्त तो अभी बहुत दिनों बाद आएगा। आसान बात नहीं है जावेद अख्तर के साथ यहाँ बैठ के बात करना, आप देख रहे हैं। हमारे एक दोस्त है, वो अंग्रेजी के जर्नलिस्ट है और बड़े पॉपुलर है। तो उन्हें ख्याल आया कि भाई मैं अंग्रेजी में जर्नलिज्म करता हूँ तो एक सर्टेन सर्कल तक पहुँचता हूँ, मुझे हिंदी में भी इंटरव्यू लेने चाहिए ताकि मेरा सर्कल बढ़ा हो। तो मेरी शामत पहला इंटरव्यू उन्होंने मेरा ही ले लिया और वो अपना सवाल लिख के लाए थे, ठीक चलते रहे। आखिरी सवाल में उन्होंने बात पोल खोल दी। कल जावेद साहब, आपको इतने अवार्ड मिले हैं, इतने ऑनर्स मिले हैं, इतनी आपने अचीवमेंट किए हैं, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? वो कहना शायद ये चाह रहा था कि अब आपका क्या एम्बिशन है, क्या आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब इस इंटरव्यू के बाद आप क्या मुझे गोली मारने वाले हैं या फांसी देने वाले हैं, जो आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं? तो ऐसा हो जाता है। तो हमारा वक्त नहीं है। देखिए कुछ नहीं, वो सवाल मेरे ख्याल से है नहीं साहब, इनका सवाल तो होगा, Q&A देखा जाए। पोइम कह रही है सुनाने के लिए, क्या सुनाए? ये खेल सुना देता हूँ जी, बिल्कुल। हाँ साहब, देखिए उन्होंने एक पोएम की, मैं भी जरा सोच रहा था इतनी देर से सिर्फ गालिब का ही जिक्र हो रहा है। क्या किस्सा क्या है ये? ठीक है, माना हमको 225 साल नहीं हुए तो क्या हुआ है? ठीक है, खैर मजाक की बातें थी, लेकिन इम्कानात रोशन है इंशाल्लाह 225 साल तक के। अब हो तो क्या ना हो तो क्या, तब तक हमारा वक्त हो जाएगा। एक छोटी सी पोएम सुना देता हूँ भैया चलते चलते। उसका नाम है ये खेल क्या है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है, मगर मैं कब से
सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं, खिलौने हैं, तो जीतना क्या है, हारना क्या है। न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की, न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह कभी उस पे आंच भी ना आए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर को ही है बस इजाजत कि जिस तरफ भी चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है उसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है। अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर साहब।